हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने आपसे न्यूक्लिक अम्ल है ना, डीएनए, आरएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है ना, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या होते हैं, तो इन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद जब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते हैं तो दो टॉपिक इसमें और आपको मिलते हैं, विटामिन और हार्मोन। है ना, देखिए विटामिन और हार्मोन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है ना, और ना ही इससे कोई बड़ा प्रश्न बनता है। लेकिन कभी कभी छोटे मोटे प्रश्न बन जाते हैं कि कोई विटामिन दे करके है ना उसका कार्य पूछ लिया जाता है, या उसकी कमी से होने वाला रोग पूछ लिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, मैच दी फॉलोइंग बना दिया जाता है ना, कि विटामिन के नाम वगैरह दे दिए जाते हैं, है ना, विटामिन के टाइप दे दिए जाएंगे और उनका रासायनिक नाम दे दिया जाएगा। एक तो ये मिलान करने वाला दे दिया जाता है, या फिर कभी कभी ये दे दिया जाता है कि आपको विटामिन का नाम, जो सामान्य नाम है उनका, वो दिया गया होगा और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना, वो आपको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ज्यादा नहीं, छोटे मोटे आपके 2 से 3 4 नंबर का प्रश्न बन सकते हैं। अगर मैंने मैच दी फॉलोइंग बनता है तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है उस तरीके से, है ना। या फिर 1 या 2 नंबर में अगर आता है तो कोई 2 विटामिन और उनके रासायनिक नाम, उनके कार्य, बस इस तरीके से आ सकता है प्रश्न। ठीक है, उसी प्रकार से हार्मोन में भी रहेगा, कौन सा हार्मोन है, उसका क्या काम है, बस यही जानना है। ज्यादा इन लोगों के विषय में पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि आपके यहाँ बोर्ड में भी काम आएगा और अन्य जगह पर भी आप पढ़ेंगे आगे चल करके, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद चालू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना विटामिन। तो पहले विटामिन का डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे हार्मोन का। ठीक है, तो आपको पता है, नाम सुना ही होगा आपने विटामिन वगैरह, है ना, कि विटामिन की कमी हो गई तो ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से विटामिन का डेली लाइफ में नाम बहुत सुनते हैं। तो विटामिन होता क्या है ना, तो विटामिन होता है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, ये सब आप खाते हैं, है ना, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह लेते हैं, उसी प्रकार से विटामिन भी होता है, एक पदार्थ है ना। फलों में, सब्जियों में, अनाजों में विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं, है कि नहीं। विटामिन ए बी सी डी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, देखा, वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी, है ना, अति सूक्ष्म मात्रा शरीर की वृद्धि व जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, विटामिन कहलाते हैं। तो कहता है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा, यानी ये कम मात्रा, बहुत ज्यादा इनकी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पर्याप्त मात्रा में या एक सूक्ष्म मात्रा में, है ना, ये शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। वही अगर सूक्ष्म मात्रा ना हो इनकी तो शरीर में क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इनकी लेस क्वांटिटी या बहुत सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है, शरीर के लिए जरूरी होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, इसेंशियल है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या है, विटामिन है, और शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। जैविक क्रियाओं को संचालन, है ना, श्वसन है, पाचन है, अवशोषण है, उत्सर्जन है, इन सभी के लिए भी थोड़ा बहुत क्या है, विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जब इनकी खोज वगैरह की बात आती है तो एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा कि फंक। तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन को खोजने का काम किया था, है ना। उसके बाद हॉपकिंस और फंक दोनों ने मिल करके बहुत सारा कार्य किया प्रोटीन के ऊपर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हॉपकिंस और फंक ने मिलकर के फिर विटामिन को आगे डिस्क्राइब करने का काम किया था। ठीक है, तो ये हो जाती है एक सामान्य सी जानकारी। अब उसके बाद देखिए, जब हम विटामिन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, विटामिन के वर्गीकरण की, तो 2 भागों में इसके डिवाइड करते हैं, है ना। देखिएगा, तो जब विटामिन के वर्गीकरण की बात करते हैं, विटामिन, तो 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, है ना। एक आपका होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक, और दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलनशील, ठीक, वसा में घुलनशील। ठीक, तो देखिए विटामिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं आपके, है ना, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील। यानी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। जैसे कौन, विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, पानी के अंदर घुल जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खट्टे फलों को क्या है, धो देते हैं ज्यादा, तो उसके अंदर से विटामिन सी क्या होता है, बाहर निकल जाता है
है ना। ये कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप विटामिन सी को खा रहे हैं, उसके बाद ज्यादा पानी मतलब पीते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है, जल के साथ, वाटर के साथ विटामिन क्या होता है, वो जल में घुलनशील, है ना, आपका जो होता है। तो वहां पर क्या होता है कि विटामिन सी वगैरह आपके शरीर से बाहर निकल जाता है वाटर के साथ, है ना। तो ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाएगा, फिर जल के साथ बाहर चला जाता है शरीर से, है ना, यूरिन के थ्रू। ठीक, तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, नाम से पता चल रहा है ये वसा में घुलनशील होंगे, यानी फैट में सॉल्युबल, ये फैट में घुलनशील होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन आता है। तो देखिए एक छोटा सा तरीका है ना, उसे याद रखिएगा। मान ली बहुत कई बार लोग कंफ्यूजन में भूल जाते हैं तो वैसे दो ही, बी और सी, बी सी है ना। तो बी और सी है, ये दोनों नाम किसमें, जल में घुलनशील विटामिन के नाम है। तो हालांकि कई सारी ट्रिक होती है, आपको भी बहुत सारी ट्रिक पता होंगी, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, मैं भी एक आपको ट्रिक ही बता दूंगा, जिसे याद रखिएगा, कभी भूल जाए तो हमेशा याद रखिएगा। एक शब्द में सुनोगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं इनको। तो डब्ल्यू से क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, वाटर ले लेंगे। डी और सी क्या है, विटामिन है, तो डब्ल्यू फॉर वाटर और बी और सी क्या है, विटामिन। तो डब्ल्यू फॉर वाटर यानी जल में, बी और सी क्या है, घुलनशील। ठीक है, तो यही तरीका रहेगा। देखिए क्या है, डब्ल्यू बी सी, दो विटामिन है बी और सी, जल में घुलनशील है, लेकिन डब्ल्यू क्यों लिखा है, तो डब्ल्यू किसको दिखा रहा है, वाटर को, यानी जल को, है ना। तो डब्ल्यू फॉर क्या होता है, जल, और जल में कौन घुलनशील है, तो बीसी। तो डब्ल्यू बीसी, एक छोटा सा शब्द याद रखिएगा, डब्ल्यू बीसी, डब्ल्यू फॉर वाटर और बी और सी क्या है, विटामिन। तो बीसी किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है, इसीलिए लिखा है डब्ल्यू बीसी, है ना। डब्ल्यू यहाँ कोई विटामिन नहीं है, ये केवल याद करने की एक ट्रिक है, एक तरीका है कि कभी भूल जाए तो डब्ल्यू बी सी का नाम याद रखिएगा, डब्ल्यू फॉर वाटर और बी और सी क्या है, विटामिन, जल में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जल है और ये दोनों क्या है, विटामिन, ये दोनों विटामिन इसके अंदर क्या है, घुलनशील। तो शॉर्टकट तरीका है डब्ल्यू बी सी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इधर वसा में घुलनशील, तो एक शब्द याद रखिए, कीड़ा। कीड़ा जो होता है, कीड़ा वसा में घुलनशील हो जाता है, कीड़ा वसा में जाएगा तो घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, तरीका याद रखने का। ठीक, तो इनको याद रखने का तरीका क्या रहेगा, कीड़ा, है ना, ये कीड़ा है, कीड़ा, है ना, के ई डी ए, ये चार विटामिन है कीड़ा। तो कीड़ा कहाँ घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब किसमें घुलनशील है, तो ये आपके घुलनशील है वसा के अंदर। ये फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि विटामिन को जब क्लासीफाई तो कर लेते हैं, अभी इनके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, है ना, इनका रासायनिक नाम अलग अलग होता है, इनके फार्मूले भी सबके अलग अलग होते हैं। तो फार्मूला आपको नहीं जानना है ना, फार्मूला जान करके करेंगे क्या, उसका कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं जानना है, केवल इनका कॉमन नेम तो मैंने बता ही दिया कि ये विटामिन ए बी सी डी है, सामान्य नाम तो इनका ही रहेगा विटामिन ए बी सी डी, लेकिन इनका जो रासायनिक नाम है, इनको क्या कहते हैं, साइंटिस्टों ने क्या नाम निर्धारित किया इनके लिए, है ना, वो रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विटामिन कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, यानी कौन से पदार्थ में कौन से विटामिन है, ये आपको जानना जरूरी है ना। यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं, छोटे मोटे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ के जाएंगे तब दिक्कत है, लेकिन पढ़ लेंगे तब थोड़ा फायदा रहेगा। क्योंकि मान लिया अगर इसको छोड़ दिया और नहीं पढ़ा और यहाँ से कोई प्रश्न आ गया तो फिर कर नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, है ना। अब आप क्या करिए, इस क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर इसके आगे जो विटामिन है उनका नाम, उनके कार्य, उनसे बीमारी जो होती है और कहां पर स्रोत है उनका, उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपके विटामिन हैं उनको थोड़ा सा देखिए, एक जो जनरल जानकारी है ना, जो सामान्य जानकारी है उसके हिसाब से आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, है ना। अक्सर बहुत जगह आपने पता भी होगा आपको शायद, है ना, ये कई लोग बताते भी हैं यही ट्रिक, है ना। क्या लिखा होता है कि रथ एक टॉफी, है ना। तो रथ क्या है, एक टॉफी है। ये छोटी सी ट्रिक है विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की, है ना। देखिए लिखा हुआ है विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक या याद करने का तरीका। ठीक, तो रथ एक टॉफी, है ना, ये याद रखेंगे वर्ड तो आपको ये याद रहेगा। तो रथ एक टॉफी में क्या है, देखिए र से क्या है, तो र से हम लिखते हैं रेटिनॉल, है ना, ध्यान से देखिएगा। र से यहाँ पर क्या है, तो र से है रेटिनॉल, र से रेटिनॉल,
ठीक है, र से रेटिनॉल है, और रेटिनॉल किसका नाम देते हैं, तो ये हम नाम देते हैं विटामिन ए का, है ना, विटामिन ए। तो रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का। ये देखिए था से क्या है, थायमीन। थायमीन किसका नाम देंगे, विटामिन B1 का। ठीक है, दूसरा है आपका थायमीन। थायमीन किसका नाम है, तो ये आपका विटामिन B1 है ना। नाम लिख लीजिए, विटामिन लिख लीजिएगा, हिंदी वर्ड मैंने B1 लिख दिया, आप समझ जाएंगे। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है। तो ये रासायनिक नाम हो गए दोनों के। उसके बाद ए से क्या है, ए से है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन C का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, ये किसका नाम है, तो विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद फिर का से क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये क्या है, कैल्सी ये देखिए, तो कैल्सीफेरॉल किसका है, डी का है ना। ये का से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल किसका है, तो डी का है। ठीक, उसके बाद टा से क्या है, टोकोफेरॉल। ये किसका है, विटामिन ई का नाम है। ठीक, तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है ना, टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल किसका नाम है, टोकोफेरॉल नाम है विटामिन ई का, है ना। एफ है, एफ किसका नाम है, तो फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम है। ठीक है, तो फाइलोक्विनोन ये आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, है ना। तो सारे विटामिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी जनरल जो क्लासिफिकेशन मैंने बनाया था, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, उन सभी के नाम तो मैंने स्ट्रिक से आपको याद करवा दिए, है ना। इनमें से किसी का नाम आता है तो आप रथ एक टाफी, है ना। र से क्या हो जाएगा, तो राइबो, र से रेटिनॉल हो जाएगा, ए का नाम हो जाएगा। था से थायमीन हो जाएगा, विटामिन B1 का नाम। अभी B1 के केस है ना, अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी के अंदर कई सारे टाइप होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, है ना, इस तरीके से इसके अंदर टाइप चले जाते हैं ना, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कई सारे विटामिन के अंदर हैं। ठीक है, तो बी का नाम थायमीन हो जाएगा, फिर सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है आपका कासिक कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का नाम हो जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम हो जाएगा। फाइलोक्विनोन विटामिन के का नाम हो जाएगा। और उसके बाद विटामिन एच भी आता है, लिखा हुआ मिल जाएगा विटामिन एच, है ना, जिसको बायोटिन वगैरह कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल जो क्लासिफिकेशन में बनाया था एबीसीडी का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। अब क्या करना है, तो ये ट्रिक तो आपको याद कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, स्क्रीनशॉट चाहे इसका ले लीजिए, है ना, फिर आगे का डिस्कशन करें आपसे। अब उसके बाद देखिएगा एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसमें सारे विटामिन, इनसे रोग और कमी वगैरह सब लिखी हुई है यहाँ पर, देखिएगा इसमें ध्यान से, है ना। तो फर्स्ट नंबर लिखा विटामिन ए, तो विटामिन ए में लिखा हुआ रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है, लिखा हुआ विटामिन के रासायनिक नाम सारा। तो विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से रोग है रतौंधी। तो सबसे फेमस रोग क्या है, ये है आपका रतौंधी, ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी। उसके बाद स्रोत क्या है, तो गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है ना, ये सब क्या है, विटामिन ए के सोर्स हैं। उसके बाद B1 लिखा हुआ है उसके साइड में, है ना, सारे लिखे हुए इसमें। विटामिन B1 है, रासायनिक नाम है थायमीन, अभी बता दिया थायमीन। ठीक, कमी से रोग है बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्या है, तो बेरी 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 एक प्रकार का लकवा है ना, जिसमें कोई शरीर का एक अंग जो है कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, स्रोत देखिए मूंगफली, आलू और सब्जियां लिखा हुआ है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए विटामिन B2 लिखा हुआ है, देखिए मैंने बता दिया विटामिन बी के अंदर कई टाइप हैं, B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक, ये सब हैं। ठीक, तो इसमें देखिए विटामिन B2 है आपका राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम है। कमी से रोग क्या है, त्वचा का फटना, आंखों का रोग। स्रोत क्या है, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, है ना, हो जाएगा। स्रोत लगभग सब में सेम रहता है, अंडा मांस मछली तो सब में चलता रहता है लगभग, विटामिन सी को छोड़ करके। ठीक है, अगला लिखा क्या है, विटामिन, ये आपका B3, रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, तो पेंटोथेनिक एसिड है विटामिन B3 का नाम। कमी से रोग क्या है, पैरों में जलन है, बाल का सफेद होना है, ये हो जाएगा। स्रोत तो वही है आपका मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ठीक, ये चलता रहेगा। स्रोत वाली बात तो अंडा मांस मछली सब में कॉमन रहता है लगभग। ठीक है, विटामिन B5 का नाम क्या है, निकोटिनामाइड या नियोसिन भी कहते हैं, विटामिन B5। कमी से रोग क्या है, मानसिक विकार, पेलाग्रा,
है ना, ये मानसिक रोग है जिसको पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्रोत क्या है इसका, तो सोर्स जो इसका देखेंगे आप, मांस है, मूंगफली है, आलू है, ये दिखाई देता है आपको, है ना। विटामिन B6 है, नाम क्या है इसका, पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग क्या है, एनीमिया। एनीमिया खून की कमी, है ना, एनीमिया। त्वचा रोग, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। बाकी अंडा, मांस, मछली, सब्जी वगैरह चलते रहते हैं। स्रोत में तो हमेशा फिक्स रहता है ज्यादातर। फिर देखिए विटामिन B7 H, इसी विटामिन B7 का ही नाम H है, हाँ, बायोटिन लिखा हुआ है, तो रासायनिक नाम बायोटिन हो गया। कमी से रोग क्या है, बालों का गिरना, चर्म रोग, सूखा रोग। ठीक है, स्रोत क्या है, यीस्ट, गेहूं, अंडा। अंडा देखिए हर चीज में आ रहा लगभग, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद विटामिन B12 आ गया, साइनोकोबालामीन। कभी कभी ये पूछ लेता है अक्सर ज्यादातर, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। कोबाला क्यों, कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है ना, इसमें कोबाल्ट धातु पाए जाने के कारण कोबालामीन इसका नाम है, साइनोकोबालामीन। ठीक, कमी से रोग क्या है, एनीमिया है, पांडु रोग है ना, मांस, कलेजी, दूध इसके क्या है, स्रोत हैं। ठीक, विटामिन C आ गया, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से रोग है स्कर्वी, है ना, और मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी, मसूड़ों से खून आ जाता है ना। विटामिन D क्या है, नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। कमी से है रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया कहते हैं इसको। ठीक, मांस, कलेजी, दूध वगैरह, है ना, स्रोत हैं इसके। क्या है इसका, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। तो स्रोत क्या है इसके, सूर्य का प्रकाश है ना, और दूध, अंडा है। ठीक, लास्ट में विटामिन E है आपका, रासायनिक नाम टिकोफेरॉल। टिकोफेरॉल। कमी से रोग, जनन शक्ति कम, है ना, जनन शक्ति में कमी या बंधता की स्थिति, है ना, नपुंसकता की स्थिति विटामिन E की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्रोत क्या है, हरी सब्जी, मक्खन, दूध। विटामिन K, रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। कमी से रोग, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त के थक्का में जब खून बहने लगता है तो आप देखते हैं कि खून बहते समय कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है, बंद हो जाता है निकलना, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो विटामिन K की कमी जिसके अंदर होगी तो थक्का नहीं बनेगा, खून बहता ही रहेगा और सारा खून बह जाएगा, जिसको ये बीमारी होगी उसको। ठीक है, ये कमी होगी विटामिन K की उसको। ठीक, स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। ठीक है, तो ये हो गए सारे आपके विटामिन के स्रोत। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार इनके बारे में, इनके नाम और इनकी कमी से रोग। बस ज्यादा इसमें कोई स्रोत रोत आपसे ज्यादा कुछ खास नहीं पूछता है। पूछे भी तो अंडा याद रखिए, अंडा सब में लगभग कॉमन चल रहा अभी तक, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे हार्मोन का डिस्कशन करता हूं मैं आपसे। चलिए, तो आप डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर हार्मोन के विषय में। देखिए हार्मोन क्या है, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, है ना। तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, आपकी विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स में जो स्पेशल सेल्स होती हैं, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनसे स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं हार्मोन। तो ये केमिकल पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, तो काम यही होता है कि जो जैविक क्रियाएं हैं, भूख लगना, प्यास लगना, है ना, सोना, उठना, जागना, बैठना, है ना, इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, है, निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे हार्मोन के कार्य में, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। जैसे बहुत जनरल एग्जांपल आपको बता देते हैं, आपने सुना शुगर, इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा, शुगर बीमारी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या काम करता है, तो इंसुलिन जो काम करता है रक्त में यानी ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर ना बढ़ने पाए, उसकी मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो जनरली ये एग्जांपल अक्सर मैंने बता दिया क्योंकि डेली लाइफ में देखने को मिलता है ना, आसपास शुगर के मरीज वगैरह मिल जाते देखने के लिए, तो उनमें क्या है, यही इंसुलिन हार्मोन जब इसका उत्पादन बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है शरीर से, तो इसको फिर बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से या फिर दवाइयों के माध्यम से देना पड़ता है ना। क्योंकि अगर ये हार्मोन दिया नहीं गया, देखिए इंपॉर्टेंट कितना है ये, है ना, हार्मोन हो चाहे विटामिन, अगर इनकी कमी हो गई तब फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। भले इनकी सूक्ष्म मात्रा जरूरी हो, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं, सूक्ष्म मात्रा में होने चाहिए, अगर है नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
अब इंसुलिन अगर शरीर में है ही नहीं तो फिर उसको शरीर को देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों छोटे इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो वहां पर फिर क्या होगा, अब इसको क्या है बाहर से दिया जाएगा व्यक्ति को, अब वो इंजेक्शन के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में दिया जा सकता है या फिर मेडिसिन के फॉर्म में दिया जा सकता है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। नहीं देंगे तो ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएगी, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, है ना। तो शुगर का लेवल बढ़ने ना पाए ब्लड के अंदर, है ना, इसलिए क्या करना पड़ता है, इंसुलिन हार्मोन देना पड़ेगा, ठीक। तो ये जनरल बात बता दिया मैंने आपको। तो ये हो गई इसकी डिफिनेशन, है ना। अब उसके बाद देखिए इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, हार्मोन का एक प्रकार से क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दिखा दिया है आपको, है ना। देखिए इसमें क्या बताया गया है, लिखा है हार्मोन, एक साइड में लिखा है स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड। देखिए स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड दो प्रकार के हार्मोन कैटेगरी में डिवाइड किए गए, ठीक है। स्टेरॉइड में लिखा हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन और लिंग हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उधर नॉन स्टेरॉइड में आप देख रहे हैं कि पैराथायराइड हार्मोन और विविध मिसलेनियस में आपका आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन आया जाए, ठीक है। ये तो यहाँ पर लिंग हार्मोन में फिर क्या है कि मेल में आपका जो है एंड्रोजन है, फीमेल में आपका मादा सेक्स हार्मोन में क्या है, इसमें दो प्रकार के गैस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रॉन, है ना। तो फीमेल में दो प्रकार के हार्मोन है जो लिंग हार्मोन है, ठीक है। और मेल में क्या है, केवल एक है एंड्रोजन, जो कि नाम यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद उधर जब देखेंगे आप तो नॉन स्टेरॉइड में आपको तीसरा मिल जाएगा इम्यूनो अम्ल व्युत्पन्न, जैसे थायरॉक्सिन, है ना, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है, ये मैंने बता दिया कि क्लासिफिकेशन ये हार्मोन का इन्होंने स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड के बेसिस पर कर दिया है ना। इस क्लासिफिकेशन का बहुत ज्यादा कोई महत्व हमें नहीं देना है, बस केवल दिखा दिया आपको बताने के लिए, समझने के लिए कि एक क्लासिफिकेशन ये दिया गया है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता कभी, है ना, नहीं आया है और आ भी नहीं सकता है ना। तो उतना इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन नहीं, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हार्मोन के नाम, उनके कार्य, है ना, कि हार्मोन का नाम पता हो, उसका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक एक कार्य कम से कम हार्मोन का पता होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हार्मोन का नाम, उनका कार्य मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि आपका जो हार्मोन कुछ महत्वपूर्ण है, उनके कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको देख लिया जाए, है ना। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा है पिट्यूटरी हार्मोन, है ना। ये पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन होता है पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको जनरल क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर आपको वृद्धि हार्मोन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वृद्धि का मतलब ये वृद्धि से संबंधित, शरीर की वृद्धि और विकास से संबंधित है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पिट्यूटरी जो आपका है, इसके देखिए क्या कार्य है, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। इस हार्मोन की कमी से, यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी से, है ना, क्या हो जाता है कि व्यक्ति की शरीर की वृद्धि और विकास नहीं हो पाता ठीक ढंग से, ठीक। तो पहले का फंक्शन ये हो गया। सेकंड नंबर देखिए हार्मोन कौन सा है, थायराइड। थायराइड ग्रंथ से निकलने वाले कई हार्मोन होते हैं, तो थायराइड से थायराइड हार्मोन निकलता है ना। ये थायराइड है, हार्मोन है, हार्मोन की बात कर रहे हैं ना, ये ग्रंथ से निकलने वाला वही ग्रंथ है थायराइड। थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन थायराइड हार्मोन कहलाता है, तो ये वही हार्मोन है थायराइड, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण और नियमन कौन करता है, तो थायराइड हार्मोन करता है, ठीक। और हार्मोन जो आपकी है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो ये ग्रंथियां कई प्रकार की होती है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन निकलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, और मिश्रित ग्रंथ से हार्मोन एंजाइम दोनों निकलते हैं। मिश्रित ग्रंथ शरीर में केवल एक है, जिसका नाम है अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करता है, इसीलिए उसको मिश्रित ग्रंथि कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या लिखा है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, पैंक्रियाज से। अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं होती, बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। करता क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक। तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। 4 नंबर लिखा है एड्रेनलिन, है ना। एड्रेनल ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या करता है, खनिज लवण का पुनः अवशोषण, है ना, सोडियम पोटेशियम वगैरह है, इनका पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन करता है। डर, तनाव, चिंता में शरीर को संतुलित या सतर्क करने का काम, तो डर, तनाव, चिंता की स्थिति में शरीर को संतुलित करने का काम, या सतर्क करने का काम करता है आपका, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन के काम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर लास्ट
5 नंबर है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड क्या करता है, देखिए लिखा, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, है ना। तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ना होने पाए, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और जहां किसी भी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा तो तुरंत समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद लास्ट 6 नंबर है जनन हार्मोन। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लिखा है एंड्रोजन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं कि मेल हार्मोन है ये, है ना। इससे क्या निकलता है, देखिए एंड्रोजन इसका मेन पार्ट है, उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है। फिर सेकंड इसका है एस्ट्रोजन। ये कहाँ होता है, फीमेल में होता है ना। तो ये मादा में क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स का क्या है, डेवलपमेंट करता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रहे आज आपके कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हार्मोन और विटामिन, है ना। इसके बाद ये चैप्टर देखिए क्या है। अब इसके बाद इसमें शायद तो कुछ नहीं बचता है ना। मेरे हिसाब से तो चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया है। अब इसमें कुछ वैसा नहीं रहेगा कि जो आपको पढ़ाना बाकी हो, ठीक है। एंजाइम वगैरह है, एंजाइम तो कभी आता ही नहीं है ना। और ज्यादा बायो में भी नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण हार्मोन हो गए और विटामिन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस प्रकार से आपके जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु, वो समाप्त हो जाता है। अब इसके बारे में पढ़ाने के लायक ऐसा कुछ नहीं रह गया है। जितनी बातें थी मैंने सारी आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है, केमिस्ट्री आपकी पूरी समाप्त हो गई है ना। अब हम इसके बाद अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह आपको सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर सारे आपके एंड हो गए, संपूर्ण सिलेबस मैंने कवर कर दिया है ना। महत्वपूर्ण वीडियो की जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।